हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नॉलेज एनकोडर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था सेल के बारे में और आज सेल का थर्ड टॉपिक, ये थर्ड पार्ट है सेल चैप्टर का। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, और साथ ही साथ हम लोगों ने जाना था साइटोप्लाज्म क्या होता है। एनिमल और प्लांट सेल के बीच में जो डिफरेंस होता था, मैंने बताया था कि एनिमल सेल में प्लांट्स जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, और सबसे पहले जिस ऑर्गेनल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे मेरे ख्याल से, कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। सेल ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी साइटोप्लाज्म में होता है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और उनमें से ही एक ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए इसके बारे में अब हम लोग जो है डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, ये जो होता है ना, ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। यानी कि इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, दो मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। इसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन के अंदर वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं आउटर चैम्बर, और इनर मेम्ब्रेन की जो अंदर वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, इनर चैम्बर। ठीक है, और इनर चैम्बर के अंदर मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और साथ ही साथ मौजूद होते हैं राइबोसोम। फिर ये जो इनर मेम्ब्रेन हमारी होती है, इसमें जो है फोल्डिंग्स होती है। जो फोल्डिंग जैसे स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टे। ठीक है, ये जो फिंगर लाइक जो फोल्ड स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग देखिए यहाँ पे जो है पाया जाता है पोर्स। माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर पाए जाते हैं पोर्स। ठीक है, तो मैंने आपको इतना समझा दिया। अब चलिए और डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सिंगुलर में बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। इस तरीके की स्पेलिंग से लिखते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। जब सिंगुलर होता है तो इसको इस नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गेनल है जो कि दोनों ही एनिमल में और प्लांट्स दोनों में ही हम लोगों को मिलता है। ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। मैंने अभी बताया, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो स्मूथ होती है। आप देखिए, स्मूथ होती है ये। ठीक है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, वो स्मूथ नहीं होती। देखिए इसमें क्या होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नहीं है, और इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को, ये जो फोल्ड्स बने हुए हैं ना इनर मेम्ब्रेन में, ये जो बने हुए हैं, ये फोल्ड्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं, फिर यहाँ पे फिर ऐसे कर्व हो रहा है ना, फिर यहाँ पे ऐसे कर्व है, यहाँ पे ऐसे कर्व है, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टे। और आपको ये इसका नाम याद रखना है बच्चों। ठीक है, अब आई बात कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। तो देखिए, सेल की जो एनर्जी की करेंसी होती है ना, यानी सेल को जिस चीज़ से एनर्जी मिलती है वो होता है एटीपी, और एटीपी का प्रोडक्शन कराता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो सेल को एनर्जी किसके थ्रू मिलती है, एटीपी, और एटीपी का प्रोडक्शन कराता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एटीपी का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, अब आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं। देखिए, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपने जो काम है खुद से ही कर लेता है। इस सेल की यहाँ पे इसको नीड नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है खुद का ये जो है डीएनए, और ये कैसा डीएनए होता है, ये होता है क्लोज्ड डीएनए। डीएनए क्लोज्ड क्यों है इसका, देखिए, यानी कि इसलिए क्लोज्ड डीएनए है बिकॉज ये बंद है चारों तरफ से, हर तरफ से क्या है, बंद है, इसकी कोई ओपनिंग है नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं क्लोज्ड डीएनए। और ये जो है सर्कुलर डीएनए भी हम लोग कहते हैं। जैसे बैक्टीरिया का सर्कुलर डीएनए होता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो भी सर्कुलर डीएनए होता है, बैक्टीरिया की तरीके। ठीक है, और इसके साथ ही साथ तो यहाँ पे इसके पास आ गया डीएनए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का डीएनए होता है। ठीक है, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया के पास होते हैं राइबोसोम्स। ये
राइबोसोम्स, ये जो रेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज कराना। तो अब क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, खुद ही वो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा प्रोटीन प्रोड्यूस करने में एबल होता है, ठीक है। इट इज़ एनेबल इन प्रोड्यूसिंग प्रोटीन, क्योंकि इसमें होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। अब क्योंकि ये जो प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन की हेल्प से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो पाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था एटीपी क्या करते हैं। एटीपी जो होते हैं सेल की एनर्जी करेंसी होते हैं, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स ही क्या करते हैं, सेल को एनर्जी पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन, इन्हीं प्रोटीन्स की वजह से जो राइबोसोम सिंथेसाइज करता है ना प्रोटीन, इन्हीं प्रोटीन की हेल्प से एटीपी वाला मॉलिक्यूल बन पाता है। तो इसीलिए राइबोसोम क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। साथ ही साथ ये जो राइबोसोम होता है ना, ये राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन के लिए भी ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगेन वही बात है कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज कराता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस होने की वजह से ही माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से फंक्शन हो पाता है। बहुत सारे जो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, वो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम खुद ही उसे दे देता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, बिकॉज इसमें बहुत सारे जो है काम जो ज़रूरी होते हैं किसी भी ऑर्गेनल के फंक्शन के लिए, वो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे खुद ही कर लेता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया सेल पे डिपेंड नहीं है कि हमें जो है एनर्जी चाहिए तो सेल जो है उसे एनर्जी दे, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, वो खुद ही एनर्जी प्रोडक्शन का एरिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही एनर्जी ले लेता है, ठीक है। इसी के साथ जो है उस बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं वो खुद ही प्रोड्यूस कर लेता है अपने लिए। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, बिकॉज ये बहुत हद तक जो है इंडिपेंडेंट रहता है। बट बहुत सारे ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया को डिपेंड होना पड़ता है सेल के ऊपर। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग फुली ऑटोनोमस ऑर्गेनल नहीं बोल सकते हैं, हम लोग इसको सेमी या फिर हाफ, जिसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं। अब आती है बात कि सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कौन से जो है सेल्स में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मसल सेल्स में पाया जाता है, बिकॉज दे हैव टू वर्क, है ना, बहुत ज़्यादा उनको वर्क करना पड़ता है। और मसल सेल्स जैसे कि स्पेशली हार्ट की जो सेल्स होती हैं उनमें, हार्ट भी क्या है, एक मसल है, ठीक है। तो हार्ट की सेल्स में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बहुत अबंडेंट स्टेट में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो हार्ट है उसको 24/7 वर्क करना पड़ता है, लाइफ टाइम वो बिना रुके काम करता है। तो अब किसी चीज़ को अगर बिना रुके हमेशा काम करना है तो हमें उसे एनर्जी की नीड होती है। जैसे आपको अगर अच्छे से वर्क करना है तो हमें भी क्या होता है, फूड की नीड होती है, ठीक है। वैसे ही हर चीज़ को एनर्जी की नीड होती है। तो हार्ट सेल्स में इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से क्या होता है, एनर्जी सेल को मिल पाती है। इसलिए हार्ट सेल्स में क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी हो पाती है जिससे कि वो अच्छे से वर्क कर पाती है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। अब एब्सेंट किस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है आरबीसीज में। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों एब्सेंट होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को अगर एनर्जी चाहिए या एनर्जी का प्रोडक्शन करना है तो उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब क्योंकि उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और आरबीसीज का काम क्या है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना। आरबीसीज में ही ऑक्सीजन जो है समझ लीजिए एक तरीके से बैठ जाते हैं और वो हमारी बॉडी में हर एक एरिया पे पहुंच पाते हैं। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे। अब आरबीसी ऑक्सीजन पहुँचाएगा हमारे बॉडी को और माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो बहुत सारा ऑक्सीजन जो है आरबीसीज में जो मौजूद रहेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया अपने काम के लिए ले लेंगे। तो हमारी बॉडी में इस तरीके से हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, राइट। तो इसीलिए क्या होता है कि आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट रहता है, ताकि जो है पूरा जो ऑक्सीजन है जो आरबीसीज कैरी कर रही, पूरा के पूरा ऑक्सीजन हमारे बॉडी को ही पहुँचे, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुँच पाए, ठीक है। दैट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन रेड ब्लड सेल्स।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, आज हम लोग ने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आगे के सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी। और साथ ही साथ एक और बात है बच्चों कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए सेल चैप्टर के तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर।